Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of history for class 8th from trade to territory। और अभी तक हम इस चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ट्रेड करने के लिए इंडिया में आती है, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने लगती है। और हम आज के पार्ट में हम लोग रीड करने वाले हैं कि बंगाल में किस तरह से कंपनी ने ट्रेड शुरू किया, क्या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस बने और बंगाल के नवाब्स ने इनको किस तरह से ट्रीट किया। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। First English factory was set up on the bank of the river Hooghly in 1651. This was a base from which the company traders, known at that time as factors, operated. The factory had a warehouse where goods were stored, and it had offices where company officials sat. तो इन्होंने अपनी सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो रिवर हुगली के किनारे लगाई 1651 में, और उस फैक्ट्री में वेयर हाउसेस हुआ करते थे, यानी गोदाम हुआ करते थे उनके, और कुछ एक प्लेसेस हुआ करते थे जहाँ पर उनके ऑफिसर्स जो ऑफिशियल्स हैं वो बैठते थे। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, it began building a fort around the settlements. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over the villages. तो अब जो है धीरे धीरे कंपनी का जो ट्रेड है वो एक्सपैंड हुआ, और कंपनी ने अपने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को कहा कि वो कंपनी के आसपास ही सेटल हो जाएं, और कंपनी के जो भी काम करने वाले थे और जो भी अधिकारी थे वो कंपनी के आसपास ही उन्होंने सेटल डाउन हो गए। उन्होंने अपने जो घर हैं वो कंपनी के आसपास बना लिए। बाय 1696 उन्होंने एक फोर्ट भी बनाया 1696 तक। उसके बाद जो है मुग़ल ऑफिशियल्स को ये ब्राइब करने लगे, उनको रिश्वत देने लगे, और कुछ और राइट्स इनको मिल गए। One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta. और इन्हीं में से एक गांव था जिनके इनको ज़मींदारी राइट्स मिले हुए थे, वो था कालीकट, और जो बाद में हम उसको कलकत्ता या कोलकाता के नाम से जानते हैं। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. अब जो है जो एम्परर थे औरंगज़ेब, उन्होंने एक फ़रमान जारी किया था जिसके अकॉर्डिंग एक ऑर्डर जारी किया था, वी कैन से, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को एक राइट मिल गया था जिससे वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे, यानी जो ट्रेड करेंगे उसको पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। द कंपनी ट्राइड कॉन्टीन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड manipulate existing privileges. Aurangzeb's फरमान, for instance, had guaranteed only the company to the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on one side were expected to pay duty. अब जो था कंपनी को सिर्फ व्यापार करने की जो अनुमति थी वो मिली थी मुग़ल रूलर से कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, वो साइड बाय साइड कुछ और ट्रेड भी चला रहे थे। उन्होंने ऑब्वियसली उनको उनकी ड्यूटी पे करनी पड़ी, यानी उनके जो टैक्स थे वो मांगे गए बाय द मुगल अथॉरिटीज़, बट दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग द enormous लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट? तो अब जो है जब बंगाल के नवाब ने उनको ट्रेड करने के लिए रेवेन्यू मांगा, टैक्सेस मांगे, तो ऑब्वियसली कंपनी जो है उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, वो नाराज़ हो गए, और जो मुर्शिद कुली खां थे बंगाल के नवाब, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया कि अब जो है आपको ट्रेड करने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप टैक्स पे नहीं कर रहे। तो इससे हुआ क्या? हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। तो अब जो है जब दो शक्तियों के बीच, दो पावर्स के बीच अगर मतभेद होगा, अगर उनको मनचाहा काम नहीं करने को मिलेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, और वही यहाँ पर हुआ। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. However, the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy as the other regional powers were doing at that time. तो अब जो है जब औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने उनको जो पावर और ऑटोनॉमी मिली हुई थी उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब जो है
रूलर नहीं रहे हैं, जो डेथ हो गई है देखा जाए तो औरंगजेब की, तो अब उनका फरमान भी उन्होंने मानने से मना कर दिया। मुर्शिद कुली खां वॉज फॉलोड बाय द अलीवर्दी खां एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो बंगाल के 3 नवाबों के नाम दिए गए हैं। पहले थे मुर्शिद कुली खां, उनके बाद आए अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ईच वन ऑफ देम वॉज स्ट्रॉन्ग रूलर। तीनों ही अपने आप में शक्तिशाली रूलर्स थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंपनी कंसेशन एंड डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर कंपनीज राइट टू ट्रेड। तीनों ने ही कंपनी को कोई कंसेशन देने से मना कर दिया और कंपनी का जो राइट टू ट्रेड है ड्यूटी फ्री करने से भी मना कर दिया। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। अब जो है जितना फोर्टिफिकेशन ये कर रहे थे, जितनी इमारतें ये बना रहे थे अपनी, उससे भी इनको डिनाई कर दिया गया बाय द बंगाल्स नवाब। और जो ये कॉइन्स मिंट कर रहे थे यानी सिक्के जो छाप रहे थे उसके लिए भी मना कर दिया गया। और excusing the company to deceit, they claim that the company was depriving the Bengal government for huge amount of revenue and undermining the authority of the नवाब। क्योंकि ये बंगाल के नवाब की अथॉरिटी को भी उसको भी मान नहीं रहे थे, उसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे और काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स जो हैं अंग्रेज़ों के द्वारा भेजे गए बंगाल के नवाब को, जिससे कि जो नवाब थे वो बहुत नाराज़ थे और इन्होंने काफ़ी ह्यूमिलेट करने की कोशिश की नवाबों को और उनके ऑफिशियल्स को। द कंपनी on its part declared the unjust demand. The local officials were running the trade of company and trade could flourish only if the duties were removed. तो कंपनी का दावा ये था कि उनका जो ट्रेड है वो तभी फ्लरिश कर सकता है अगर ये सारी ड्यूटीज़, ये सारे टैक्सेस जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएं, लेकिन बंगाल के नवाबों ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि अब जो है इनकी सेटलमेंट्स जो बढ़ती जा रही थी, कंपनी के आसपास के एरिया में जो ये घर बनाते जा रहे थे उन पर भी लगाम लगाई गई और जितने ये फोर्ट्स बना रहे थे उन पर भी बंगाल के जो नवाब थे वो अपना शिकंजा कस रहे थे कि इनको इतने सारे राइट्स नहीं दिए जाएंगे। तो यही कन्फ्लिक्ट जो है वो फाइनली बैटल ऑफ प्लासी में तब्दील हो गया, जो कि हमारे हिस्ट्री का बहुत ही फेमस बैटल है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट बैटल, द बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी वॉज द नेम ऑफ अ प्लेस। सो यहाँ पर युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों का, किसके साथ हुआ था वो हम पढ़ते हैं। When Alivardi Khan died in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of the Bengal and the company was worried about his power and keen on puppet ruler who would willingly give trade concession on other privilege, so it tried. तो अब जो है जब अलीवर्दी खान जो बंगाल के नवाब थे उनकी डेथ हो जाती है 1756 में, उसके बाद सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया जाता है। सिराजुद्दौला जो था वो एज अ पपेट रूलर नहीं था। तो पपेट रूलर यानी वो कंपनी के इशारों पर काम करने वाला रूलर नहीं था। तो कंपनी को कहीं ना कहीं चिंता थी कि वो जो है विलिंगली तो उनको कोई कंसेशन या कोई दूसरी प्रिविलेजेस नहीं देगा। सो इट ट्राइड थ्रू दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौलाज राइवल बिकम द नवाब। अब कंपनी ने एक ऐसे पर्सन को ढूंढा जो कि बंगाल का नवाब बनना चाहता था, यानी सिराजुद्दौला की जगह सिराजुद्दौला का दुश्मन उन्होंने फाइंड आउट किया जो सिराजुद्दौला की जगह बंगाल का नवाब बनना चाहता था। एंड इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप द meddling in the political affairs of his domain, stop fortification and to pay revenues। तो वही बात कि रिवेन्यू पे किए जाएँ, ऐसा डिमांड आ रही थी बार बार सिराजुद्दौला की तरफ से। फोर्टिफिकेशन ख़त्म किया जाए कंपनी का, और जो भी पॉलिटिकल डोमेन में जो इंटरफेरेंस चल रहा था कंपनी का वो भी सिराजुद्दौला चाहता था कि ख़त्म हो जाए। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, जब ये सारी की सारी उन्होंने नेगोशिएट किया, हर चीज़ को माना नहीं उनकी बातों को, तो फाइनली जो नवाब था उसने मार्च किया कंपनी पर 30,000 सोल्जर्स के साथ, यानी 30,000 सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कासिम बाज़ार में थी वो फैक्ट्री, और कैप्चर कर लिया कंपनी के बहुत सारे ऑफिशियल्स को और उन्हें बंदी बना लिया वहीं के वेयर हाउस में, वहीं के गोदाम में। तो वो जितने भी इंग्लिश मैन थे उनको डिसआर्म्ड कर दिया गया, उनके हथियार जो है छीन लिए गए, और जितने भी इंग्लिश शिप्स थे यानी ब्रिटेन के जितने भी शिप्स खड़े थे वहाँ पर उनको ब्लॉक कर दिया गया। तो फाइनली
जो है ये जो कासिम बाज़ार वाली फैक्ट्री थी इसको सिराजुद्दौला द्वारा बंद करवा दिया गया। फिर जो था सिराजुद्दौला का अगला जो टारगेट था वो कलकत्ता की तरफ था। तो कलकत्ता में कंपनी ने कलकत्ता की तरफ उसने जब मार्च किया तो कलकत्ता का जो कंपनी का फोर्ट था उस पर भी उसने विजय हासिल की और उस पर भी कंट्रोल कर लिया सिराजुद्दौला ने। अब जब ये दो जगह उसके कंट्रोल हो गई कंपनी की, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब जो है कंपनी ऑफिशियल्स ने अपनी फोर्सेस भेजी। किसने कमांड किया था फोर्सेस को? रॉबर्ट क्लाइव में। और इन्होंने अपनी जो फोर्सेस हैं वो लड़ने के लिए भेजी, किससे? सिराजुद्दौला से। और फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट प्लासी। फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव इधर से लीडर था और जो बंगाल जो नवाब हैं सिराजुद्दौला वो उधर से लीड कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ प्लासी में 1757 में, जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। वन ऑफ द मेन रीज़न द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज अ फोर्सेस लेड बाय मीर जफ़र। तो लेकिन इस युद्ध में जो कंपनी है वो जीत जाती है, सिराजुद्दौला हार जाता है। अब ऐसा कैसे हुआ? सिराजुद्दौला जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर था, रूलर था, तो कैसा क्यों हुआ कि वो हार गया? तो इसका मेन रीज़न क्या है? उसकी फोर्सेस को लीड करे सिराजुद्दौला की जो फोर्सेस थी उनका लीडर था मीर जाफ़र, यानी उसका जो सेनापति था वो था मीर जाफ़र, वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर। वो सिराजुद्दौला का एक बहुत ही विश्वसनीय कमांडर था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था और ऐसा करते हुए उसने जो युद्ध था वो लड़ा ही नहीं, और इसमें इसीलिए युद्ध कौन जीत गया? अंग्रेज़। Clive had managed to secure his support by promising to make him नवाब and after crushing सिराजुद्दौला। तो कंपनी ने मीर जाफ़र को जो है प्रॉमिस किया था कि अगर सिराजुद्दौला युद्ध में हार जाता है तो डेफिनेटली वो उसको नवाब बना देंगे। द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। तो ये जो है बहुत ही फेमस बैटल है हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा लड़ा गया पहला बैटल है जो कि प्लासी में लड़ा गया 1757 में। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड विद मीर जफ़र मेड द नवाब। अब जो है सिराजुद्दौला को असैसिनेट कर दिया गया और मीर जफ़र को नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। अब जो है कंपनी का अभी भी कंपनी का जो मेन मोटिव है वो यही था कि वो अपना जो ट्रेड है वो और फ्लरिश्ड करना चाहती है इंडिया में। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट द कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स who were willing to grant privileges, then territory need not to be taken over directly। अभी भी कंपनी यही कह रही थी कि अगर कोई राजा आराम से उनको व्यापार करने दे बिना किसी इंटरफेरेंस के, तो उसकी टेरिटरी लेने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। Soon the company discovered that this was rather difficult for even the puppet nawab were or not always helpful as company wanted them to be। लेकिन जो puppet नवाब थे वो भी पपेट नवाब यानी जो कंपनी की इच्छा अनुसार काम करते थे, बट वो भी कभी ना कभी उनकी भी पावर बीच में आती थी, उनकी ईगो भी बीच में आती थी, जो कि कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन द बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सवर्जिनिटी इफ़ दे वांटेड टू रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। क्योंकि जितनी भी रिस्पेक्ट है वो ज़्यादातर जो है नवाबों को मिलती थी, तो कहीं ना कहीं रूलर्स जो हैं खटक रहे थे ब्रिटिशर्स की आंखों में। व्हाट कुड बी द कंपनी डू व्हेन मीर जफ़र प्रोटेस्टेड। अब जिस मीर जफ़र को उन्होंने बंगाल का नवाब बनाया था उसने भी प्रोटेस्ट कर दिया। कंपनी डिस्पोज हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन हिज प्लेस। तो अब जो है मीर जफ़र को भी हटा दिया गया और मीर कासिम को उसकी जगह पर नवाब बना दिया गया। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट ही इन टर्न वॉज डिफीट इन द बैटल फॉट एट बक्सर। लेकिन अब क्या हुआ कि मीर कासिम से भी कंपनी की नहीं बनी, मीर कासिम ने भी कंप्लेन करना शुरू कर दिया और फाइनली मीर कासिम से भी बैटल हुआ कंपनी का इन द ईयर 1664, और वो बैटल था बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध बहुत फेमस है हिस्ट्री में, वो मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था।
ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जफ़र वॉज री-इंस्टॉल। जब मीर कासिम से भी युद्ध हो गया तो दोबारा से मीर जफ़र को ही बंगाल का नवाब बना दिया गया, और इसके बदले में जो नवाब था उसको 5 लाख रुपए जो है एवरी मंथ देने पड़ते थे कंपनी को। और बट जो कंपनी है ये वो और भी ज़्यादा पैसे चाहती थी नवाब से, एंड मीट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसिव। कंपनी चाहती थी उसके जो भी ट्रेड के एक्सपेंसेस हैं, जो भी खर्चे हैं, वो बंगाल का नवाब भी उठाए, जो कि मीर जफ़र था। कंपनी हैड चेंज हैविंग फेल टू वर्क विद पपेट नवाब, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स। अब जो है कंपनी परेशान हो चुकी थी नवाबों के साथ साथ डील करते हुए, उनको पपेट बनाते हुए, लेकिन कंपनी अभी भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड थी कि उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं हो रहा। तो फाइनली रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि वो खुद नवाब बन जाएंगे। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी एज दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो 1765 में मुगल एम्परर ने कंपनी को ही क्या बना दिया, दीवान बना दिया। कहाँ का? बंगाल का। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ अ वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब जो है कंपनी के पास ये राइट आ गया था, उनके पास ये अधिकार आ गया था कि बंगाल का जितना भी रेवेन्यू है वो उसको यूज़ कर सकते थे। दिस सोल्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी द कंट्री इट्स ट्रेड इन इंडिया हैड एक्सपेंडेड। तो 18th सेंचुरी की शुरुआत में मैं कहूँगी उनका ट्रेड जो है बहुत फ्लरिश्ड हुआ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे आने लगे थे। बट इट हैड इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम द ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। द एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ दीवानी। नाउ रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी। अब जो है ब्रिटेन से कोई पैसे मंगवाने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिया से वो जितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे वही उनके एक्सपेंसेस के लिए काफ़ी था। एंड द रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज द कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। अब जो है वो उसी रेवेन्यू से जो भारतीय किसानों से वो ले रहे थे टैक्स के तौर पर दीवान बनने के बाद, तो उसी से वो सिल्क टेक्सटाइल और कॉटन टेक्सटाइल ख़रीद रहे थे और मेंटेन कर रहे थे कंपनी के ट्रूप्स को। जो सेना की टुकड़ियाँ थी कंपनी की, उनकी मेंटेनेंस भी हो रही थी उससे। एंड वी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। तो उन्होंने बहुत सारे फोर्ट बनाए, बहुत सारे ऑफिसेज बनाए आफ्टर दिस। उसके बाद है कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। नवाब्स क्यों लिखा है? नवाब वर्ड को थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने नवाब्स लिखा है, क्योंकि ब्रिटिश डायलेक्ट में या ब्रिटिश लैंग्वेज में वो नवाब को नवाब्स प्रोनाउंस करते थे, दैट इज़ वाई। What did it mean that Nawabs? It meant of course that the company acquired more power and authority. अब जो है दीवान बन गई थी कंपनी, बट अभी भी वो ज़्यादा चाहती थी इससे भी। तो वो क्या चाहती थी? पावर और अथॉरिटी। बट इट ऑल्सो meant something else. Each company servant began to have vision of living like नवाब। वो नवाबों के लिविंग स्टाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। तो वो अब फाइनली क्या बनना चाहते थे? नवाब। उसके बाद था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल। अब जो है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जब प्लासी का युद्ध जो है जीत गए ब्रिटिशर्स, उसके बाद जो नवाब था बंगाल का, उसको फोर्सफुली कंपनी को काफ़ी सारी मनी और पर्सनल गिफ्ट्स देने पड़ते थे कंपनी के ऑफिशियल्स को, जितने भी अधिकारी थे उन्हें। तो रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज द फॉर्चून इन इंडिया। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743। अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है 1743 में इंडिया आए थे जब उनकी उम्र 18 साल थी। व्हेन in 1767 he left India. His Indian worth was $401.102। तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी दौलत जो है इंडिया में रहकर कमा ली थी, और कंपनी ने इन्हें इसलिए अपॉइंट किया था ताकि ये यहाँ पर क्रॉस एग्जामिन कर सके, कि यहाँ पर ये रिमूव कर सके करप्शन को, कि कंपनी में जितनी भी करप्शन फैली हुई है उसके लिए इनको अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद ही अपनी जो जेबें हैं वो भर ली। तो उसके बाद इनको क्रॉस एग्जामिन किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट,
और इसीलिए क्योंकि शक के दायरे में आ रहे थे कि उन्होंने इतनी दौलत कैसे कमा ली है, तो इसीलिए ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उन्होंने इनको क्रॉस एग्जामिन किया और फाइनली ये ऐसा मिला कि ये जो थे गिल्ट पे थे, इनका दोष था पूरी तरह से, इन्होंने बहुत सारे घोटाले किए थे, तो दैट इज़ वाई ही कमिटेड सुसाइड इन 7, तो डर के मारे ही इन्होंने सुसाइड कर लिया. After this, however, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died, and early death in India due to disease and war. It would not be the right to regard of all of them as corrupt and dishonest. So हम ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी अधिकारी जो थे वो करप्ट थे या डिसऑनेस्ट थे, लेकिन कुछ उनमें से थे और कुछ जो हैं वो बीमारी के कारण भी मर गए थे. Many of them come to humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India and return to Britain and lead a comfortable life. Those who managed to return with a wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called Nawabs and anglicized version of Indian word Nawab. कुछ जो थे बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए इंडिया में आते थे ताकि वो इतना कमा जाएं कि उनकी जो लाइफ है वो आराम से चल सके, और उनको बहुत अच्छा लगता था कि जब उनको ये टाइटल मिला इंडियन वर्जन में नवाब. दे वर ऑफन सीन एंड upstart and social climbers in British society and were ridiculed to make fun of plays and cartoons. तो ये था हमारा आज का पार्ट. कल हम पढ़ेंगे कि कैसे धीरे धीरे कंपनी ने रूल को एक्सपैंड किया, धीरे धीरे अपनी जड़ें जो हैं इंडिया में फैलानी शुरू की. टिल देन बाय बाय. होपफुली आपने ये पार्ट ध्यान से सुना होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.